नमस्कार दोस्तों, मैं बी एल लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। ये मेरी पहली क्लास है क्योंकि मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है। इस चैनल पर आपको संपूर्ण व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र और हिंदी से संबंधित अन्य टॉपिक भी मिलते रहेंगे। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। हम सबसे पहले वर्णमाला पढ़ेंगे। तो वर्णमाला से पहले थोड़ी बेसिक जानकारी कर लेते हैं व्याकरण की। तो बात करते हैं व्याकरण। जो व्याकरण है वो शब्द वी और आ उपसर्ग लगने से बना है, यानी मेन इसके अंदर करण शब्द है। वी और आ है जो उपसर्ग है। अब ये व्याकरण है ना, ये शब्द ही अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कौन से शब्द में दो उपसर्ग है। तो जैसे व्याकरण दे रखा है तो वी और आ दो उपसर्ग है, या फिर प्रश्न की भाषा चेंज कर से ऐसे पूछ लिया जाता है कि व्याकरण शब्द में कौन कौन से उपसर्ग है, तो वी और आ है। यानी इसको घुमा फिरा के दो बार पूछ लेते हैं प्रश्न, तो आपके नजर में होना जरूरी है। वैसे हम जैसे उपसर्ग वाला टॉपिक करेंगे तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम ध्वनि की, यानी ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, इनकी थोड़ी जानकारी होना भी जरूरी है। तो ध्वनि है वो है भाषा की सबसे छोटी अर्थात लघुत्तम इकाई जो मौखिक रूप में है। यानी भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई है वो क्या है, ध्वनि है। यानी ध्वनि में समस्त सजीव और समस्त निर्जीव ध्वनियां शामिल है। यानी सजीवों की और जो निर्जीवों की ध्वनियां है वो दोनों ही इसके अंदर शामिल है। जैसे दरवाजा खटखटाना, घंटी का बजना, पक्षियों द्वारा की गई आवाज, जैसे मैं बोल रहा हूं ये आवाज। यानी जो सार्थक और निरर्थक किसी भी प्रकार की जो ध्वनि है वो क्या है, ध्वनि है। चाहे वो सजीवों द्वारा की गई हो चाहे वो निर्जीवों द्वारा की गई हो। इसको हम लिख भी सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो जो बोलने वाले शब्द सारे लिख सकते हैं, तो एक ध्वनि कर रहा हूं। कुछ ध्वनि ऐसी होती है जिसको हमने नाम दे दिया। जैसे अब मैं जैसे इसको बजा रहा हूं तो ये एक टक टक की आवाज आ रही है, तो हमने इसको टक टक लिख सकते हैं भाई। या दरवाजा जैसे खटखटाना, तो इसको हमने नाम दे दिया खटखटाना। जरूरी नहीं है उससे खटखट की आवाज ही आ रही हो, तो ये हमने जैसे नाम दे रखे, तो ये ध्वनि हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं वर्ण। भाषा की लघुत्तम इकाई जिसका खंडन या टुकड़े नहीं किए जा सकते। खंडन का मतलब तोड़ना होता है। ये लिखित रूप में होती है, जैसे क, ख, ग आदि। अब इसको जैसे मैंने बोला है, ये सिर्फ लिखित रूप में होती है जिसके हलंत लिखा लगा हुआ है। इसको क्या है कि बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें हलंत लगने का मतलब इसके अंदर स्वर नहीं है। तो जैसे ही मैं क बोलता हूं तो उसके पीछे ए की ध्वनि आ रही है, तो इसके अंदर ए जरूरी हो जाता है, और ए है वो एक स्वर है। तो स्वर जब इसके अंदर जुड़ेंगे तभी इसको हम बोल सकते हैं, अन्यथा इसका हम उच्चारण नहीं कर सकते। तो ये लिखित रूप में होती है, ये मौखिक रूप में और लिखित रूप में दोनों रूप में ही है, और ये हो गई हमारे लिखित रूप में। अब बात करते हैं अक्षर। मनुष्य के अवयव, अवयव कौन कौन से हैं, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ। यानी ये जब भी हम आवाज निकालते हैं मुंह के द्वारा तो इनका प्रयोग होता है। कहीं ना कहीं ये है ना, उनमें सहायता उत्पन्न करते हैं, तभी आवाज मुंह से बाहर आती है। से निकली ध्वनि अक्षर कहलाती है। यानी मनुष्य के अवयवों द्वारा निकली ध्वनि है वो क्या कहलाती है, अक्षर। जैसे क, ख, ग, घ। तो इसके अंदर जो आगे हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, कंठ, तालु, मुर्दा, यानी कैसी कैसी ध्वनियां कहां कहां से उत्पन्न होती है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे।
तो अब आपको ध्वनि, वर्ण और अक्षर तीनों के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम परीक्षा में देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार आता है। तो जैसे मैंने नोट लगाया है कि मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है। परीक्षा में पूछे मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तब आपको उत्तर में लिखना है ध्वनि। और लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? वर्ण। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे ध्वनि और वर्ण के बारे में, यानी प्रश्न किस प्रकार परीक्षा में आता है उसी प्रकार हमारे को आंसर देना होता है। अब हम बात करते हैं लिपि की। लिपि क्या है? लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जो चिन्ह मान लिए गए। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, यानी जो हमारी हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और जो लिखित रूप में, जैसे हमने ये इसको बोलते हैं क, इसको बोलते हैं ख, इसको ग, इसको घ, तो ये हमने इनका एक डिजाइन फिक्स कर दिया, इनका रूप निर्धारित कर दिया कि क है वो इसी प्रकार लिखा जाएगा। अब जैसे हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी है, जैसे हमने हिंदी भाषा की जानकारी ली है, तो अब हिंदी चाहे हम यहाँ पढ़े, चाहे किसी दूसरे शहर में पढ़े या किसी दूसरे देश में पढ़े, हिंदी में क है वो सभी जगह इसी प्रकार लिखा जाएगा। तो हमने इनका एक रूप निर्धारित कर दिया गया और वही एक लिपि है। यानी क है हमने यहाँ सीख लिया, तो अब हम हिंदी पढ़ सकते हैं भाई, हिंदी में कहीं भी क लिखा होगा वो ऐसा ही होगा। अब हम बात करते हैं आगे हमारे टॉपिक की, जो हम आगे करने वाले हैं वो टॉपिक होगा हमारा वर्ण। अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला। यानी वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार फूलों की माला होती है, तो उसमें क्या होता है कि फूलों को हम एक धागे में पिरो के एक माला बना लेते हैं, उसी प्रकार वर्णों को एक जगह व्यवस्थित क्रम से पिरोया गया है, यानी एक व्यवस्थित क्रम में उसको सेट किया गया है, वही एक वर्णमाला है। व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला। और वो कौन है? वर्ण। वह जैसे फूलों की माला होती है वहां फूल होते, और यहाँ वर्ण है तो वर्णमाला हो गई। अब हम इसका जो क्रम देखते हैं कि पहले जैसे वर्ण हुआ, वर्ण से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से फिर पद बनते हैं, पद से वाक्य बनते हैं और वाक्य से भाषा का निर्माण होता है। अब इनको इसके आधार पर हम चार रूपों में से विभाजित करते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ये चार रूप हो गए। इनका हम क्रम से आगे एक के बाद एक अध्ययन करेंगे। अब है वर्ण। वर्ण है ना, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक हो गए स्वर और दूसरे हो गए व्यंजन। स्वर हमारे होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। यानी स्वरों की संख्या कितनी है? 11 और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अब वो 11 स्वर है वो कौन कौन से हैं? तो उस 11 स्वरों के अंदर इनको ही शामिल किया गया है। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल मिलाकर 11 हो गए। इन 11 को ही हमें दिमाग में रखना है। हिंदी की दृष्टि से हमें संस्कृत या अदर भाषाओं की ओर ध्यान नहीं देना। हिंदी में हमारे को स्वर 11 ही माने गए हैं और वो 11 स्वर यही है। अब स्वरों की दो टॉपिक दे रखी है कि स्वर इसको क्यों कहते हैं। इन्हें स्वयं सुशोभित वही स्वर। स्वयं सुशोभित का मतलब है कि ये अपने आप में स्वतंत्र है, इनको बोलने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। जैसे हम व्यंजनों को बोलते हैं तो उसके अंदर हमें स्वरों की जरूरत पड़ती है, पर इनके अंदर स्वरों खुद ही स्वर है, तो इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप में स्वतंत्र है। दूसरा है परश्वास बिना रुकावट के बाहर निकलती है। यानी हम जैसे आगे पढ़ेंगे, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलने से जो श्वास है वो रुक रुक के या अटक के बाहर आती है, तो इनमें कोई इसी प्रकार का रुकावट पैदा नहीं होता है। ये जो श्वास बाहर निकलती है वो बिना रुकावट के आती है। जिस प्रकार आप बोल के देख सकते, जैसे ए बोला तो हमारा मुंह ये थोड़ा खुला हुआ है और अपने आप बाहर निकल गया। ये खुद आप प्रैक्टिस करके देख लेना। आ, ई,
ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कहने का मतलब किसी प्रकार का मुंह में रुकावट पैदा नहीं होता है, ये अपने आप ही बाहर निकल रहे हैं। अब बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन है, इसमें क्या है, हमने पढ़ लिया है कि 33 व्यंजन है। श्वास रुक रुक कर बाहर निकलती है, श्वास है वो रुक रुक के बाहर निकलती है। इसके उच्चारण में हमें स्वरों का सहारा लेना पड़ता है। इन व्यंजन के ये दो टॉपिक है, एक तो इनमें श्वास है वो रुक रुक के बाहर निकलती है, और दूसरा इसके अंदर हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, जो हमारे व्यंजन है वो 33 है। वो 33 व्यंजन कौन कौन से है, स्वर 11 थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो व्यंजन है वो व्यंजन है हमारे 33। वो 33 व्यंजन कौन कौन से है, पहला जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 25 हो गई, ये 25 हो गए। इनको वर्गीय ध्वनियां बोलते हैं, यानी इनका एक वर्ग है, इसके अंदर जो फिक्स, पहले क वर्ग में 5 है, च वर्ग में 5 है, ट वर्ग में 5 है, त वर्ग में 5 है और प वर्ग में 5 है। तो ये जो 5 वर्ग बने हुए हैं, यही क्या है, वर्गीय ध्वनियां है। परीक्षा में वर्णमाला से इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। हम जैसे आगे पढ़ेंगे तो हम इनसे संबंधित जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न है उनकी भी एक क्लास लेंगे। ये जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक क्लास रखेंगे, तो उसमें हम ये निर्धारित करेंगे कि जो हमने पढ़ा है वो ही परीक्षा में पूछ रहे हैं या इसके अलावा कोई अदर पूछ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि पढ़ने का एक तरीका है, जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से ही पढ़े। ऐसा नहीं है, गाइडों में बहुत सारा मैटर लिखा होता है, सारा मैटर हम दिमाग में सेट नहीं कर सकते, दिमाग की भी एक क्षमता होती है। तो हमारे को वही टॉपिक क्लियर करना है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वो हम आगे की जो क्लास होगी एक टॉपिक खत्म होने के बाद में, तो हम उसके अंदर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो 5 जो वर्ग थे इनको वर्गीय ध्वनियां बोलते, और इनकी संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। इनका उच्चारण जैसे हम जो अड़े बोलते हैं, ये अड़े नहीं है, ये अंग है, तो ये है। इनका जो उच्चारण है वो भी आपको हिंदी भाषा अगर आप पढ़ रहे हो तो इनका उच्चारण भी ध्यान में रखना जरूरी है। अब बात करते हैं ये, रे, ले, व, अंतस्थ व्यंजन। ये जो 4 है, ये, रे, ल, व, इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। फिर है स, स, है, तो इसको हम इस प्रकार नहीं बोलेंगे, हमने जैसे स है ऐसे ही बोलते हैं, पर ये तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और काकल्य है, इनका उच्चारण इस प्रकार है। इनको बोलते हैं उष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन। ये 4 हो गए। फिर आते हैं सत, त्रे, जय और श्रय। सत, त्रे, जय और श्रय, इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है। अब जो 33 व्यंजन है वो कौन कौन से हैं, तो 25 तो ये हो गए, फिर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। कहने का मतलब है तक ही हमने व्यंजनों के अंदर शामिल किया है। ये जो संयुक्त व्यंजन है वो अलग है, इनको हम व्यंजनों में शामिल नहीं करेंगे, इनको हम व्यंजनों में शामिल नहीं करेंगे। अब जो परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं ना, तो उनमें आपको एक आगे हम पढ़ेंगे, जैसे पूछ लिया कख राम में कितने वर्ण होते, तो कख का मतलब होता है क से है तक। तो ये जो 33 है, कहने का मतलब उन्होंने व्यंजन के बारे में पूछा है, तो वो जो भाषा है ना उसने चेंज कर दिए, तो वो भी हमारे दिमाग में होना जरूरी है। अब बात करते हैं जो ये है ना, वो ई से निकला है, र है वो री से निकला है, ल है वो लिरी से निकला है, ये संस्कृत में चलती है, हमारी हिंदी में नहीं है, और वह है वो उ से निकला है। कहने का मतलब इन जो स्वर है इन स्वरों से इनका निर्माण हुआ है। इनको अंतस्थ व्यंजन इसलिए बोला जाता है कि इनके उच्चारण में स्वरों का प्रयोग होता है।
इनको अंतस्थ बोलने का कारण ही क्या है कि इनका निर्माण किससे हुआ है? स्वरों से हुआ है। इनका कर्म परीक्षा की दृष्टि से ये रे लव जो हम लिखते हैं इस प्रकार नहीं है। ये भी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। वर्णमाला का जब भी टॉपिक आता है ना तो उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका जो क्रम है वो है ये व रे ले। अब ये कैसे याद करेंगे? इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ समझने की जरूरत है। याद तो हम करते आए हैं, समझना बहुत जरूरी है। तो समझने के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारे स्वर है ए आ ई जो हमने अभी देखे, तो उसमें देखो पहले ए आ ई बोलते हैं तो ये ई से निकला, ये तो ये पहले आ गया। अब आप देखना कि ई उसके बाद में ऊ आया, तो ऊ के बाद में आया तो ये हुआ आ गया। फिर बीच में री आया है तो री से ये हो गया, और ल है वो अंत में आ गया। यानी ये ए आ ई ऊ री ऐसे होता है ना। तो ई से निकला है ये ऊ से निकला है और ये री से निकला है, ये आ गया। पीछे ये ल है वो आदमी रह गया। तो इनका क्रम ऑटोमेटिक याद हो गया, इनको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अब है जो हमारे जो 3 से और है तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और काकल्य है। इनको उष्म व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में श्वास गर्म हो जाती है उष्मा की तरह। यानी इसको उष्मीय व्यंजन, उष्मा का मतलब ही वैसे जो उष्मा निकलती है तो उष्मा है वो गर्मी होती है, तो इसलिए इसको उष्म व्यंजन बोलते हैं। क्योंकि जब भी इनका उच्चारण करते हैं तो थोड़ा हमें जोर आता है, और जोर से जो आवाज आती है और कुछ रगड़ होती है हमारी जीभ के और तालु मुर्दा इनके बीच में, उससे क्या होता है कि हवा है ना वो गर्म हो जाती है उष्मा की तरह, और गर्म होने से इसको उष्मीय व्यंजन बोलते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है, क्लास अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक और सपोर्ट से ही हम नए कंटेंट उपलब्ध करा पाएंगे, अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा पाएंगे। तो आपका सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दे, और जितना आप ज्यादा शेयर करोगे तो आपके अन्य जो भाई है उनको भी इनका फायदा मिलेगा और मेरे को भी मोटिवेशनल मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।